मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनिवेशवाद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी शक्तिशाली देश के द्वारा कमज़ोर देश पर अपने स्वार्थों के लिए शासन करना उपनिवेशवाद कहलाता है। सन 1947 से पहले हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, क्योंकि अंग्रेज अपनी शक्तियों का उपयोग और हमारे देश के संसाधनों का उपयोग अपने देश के स्वार्थों की खातिर करते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर अधिकार क्यों किया? इसके अंग्रेज इतिहासकारों ने कारण बताया है कि भारत को सभ्य बनाने के लिए, यानी असभ्य को सभ्य बनाने के लिए यूरोपीय देशों ने भारत पर अधिकार किया। दूसरा जो कारण बताते हैं इतिहासकार वो है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, संसाधनों का विस्तार करने के लिए तथा ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भी यूरोपीय देशों ने भारत पर आक्रमण किए। भारत पर सबसे पहले वास्को डी गामा सन 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। जब 1453 में तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया तो यूरोप का भारत के साथ चलने वाले व्यापार का मार्ग बंद हो गया और उस समय यूरोप वासियों को एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता हुई। उस मार्ग की खोज के लिए दो नाविक निकले, एक तो पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा और दूसरा था स्पेन का निवासी कोलंबस। इसमें सफलता मिली पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा को, जो कालीकट बंदरगाह पर आया और वहाँ पर उसका वहाँ के राजा जैमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया और उसके द्वारा और बहुत सारी कंपनियाँ हमारे देश में आई। डच आए जो हॉलैंड के निवासी थे और डचों ने डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद डेनमार्क वासी भी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए और अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 1600 ईस्वी में। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद आखिरी में जो यूरोपियन कंपनी आई वो थी फ्रांसीसियों की कंपनी। ये 1664 में स्थापित हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। सन 17वीं शताब्दी में बाकी जो कंपनी हैं उनका पलड़ा कमज़ोर पड़ गया और वो इन दोनों कंपनियों के मुकाबले में भारत में टिक नहीं पाई और ये दो ही प्रतिनिधि भारत में रह गए, अंग्रेज और फ्रांसीसी, और इनके बीच में व्यापारिक होड़ मच गई, प्रतिस्पर्धा मच गई और इन दोनों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। उन युद्धों में अंग्रेज़ों को सफलता मिली। उस सफलता के कारण ये थे कि जो फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था डुप्ले, वह एक दूरदर्शी व्यक्ति था, वह अंग्रेज़ों की चाल को समझ नहीं पाया। दूसरा कारण यह है कि अंग्रेज़ों के पास विशाल एक जहाज़ी बेड़ा था और इस कारण भी उनको सफलता मिली। इसके अलावा अंग्रेज़ों में तालमेल अच्छा था तथा चौथी बात यह है कि युद्ध के दौरान भी अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को बनाए रखा। इन सारी बातों से कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेज़ों को सफलता मिली और अब अंग्रेज़ ही भारत में एकमात्र उपनिवेश दाग रह गए और उनका ही व्यापार हिंदुस्तान में चला। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल पर अधिकार करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग किया। अंग्रेज़ों ने सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख असियर से 3000 रुपये के नजराने के बदले में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिन्हें इतिहास में दस्तक प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि दस्तक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो सन 1717 में
अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट फर्रुख अशीर से 3000 रुपये के नजराने के बदले में जो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, उनको दस्तक प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का उन्होंने दुरुपयोग किया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद में बंगाल में उन्होंने इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से उनका संघर्ष हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। उन्होंने बंगाल के नवाब के ऊपर ब्लैक होल काल कोठरी की घटना का आरोप भी लगवाया कि नवाब ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया है, इसमें 123 अंग्रेज मारे गए। तो ऐसा आरोप अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर लगा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काल कोठरी की घटना से आप क्या समझते हैं। काल कोठरी की घटना ये बंगाल की घटना है। ये अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि 23 जून को अंग्रेज़ों ने नवाब ने 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें भीषण गर्मी के कारण 123 व्यक्ति मारे गए। इसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। इसके बारे में भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि यह एक भारतीय नवाब के ऊपर लगाया गया मिथ्या आरोप था, क्योंकि जिसने ये आरोप लगाया वह बहुत झूठा व्यक्ति था, होलवेल। तो इस प्रकार से ये काल कोठरी की घटना और नवाब के प्रति अशिष्टता और नवाब का सम्मान नहीं किया गया। जब उसका राज्यारोहण हुआ तो कोई भी अंग्रेज़ वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ, तथा नवाब को कलकत्ता की जो फैक्ट्री है उसे देखने से मना भी कर दिया गया। इस प्रकार से अशिष्ट व्यवहार करने के कारण सन 1757 में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ प्लासी का, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को शासक बनाया, जो एक कठपुतली शासक था। उसके थोड़े समय बाद अंग्रेज़ों ने फिर मीर कासिम को बनाया, और मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी सम्राट था और वे अंग्रेज़ों का कठपुतली शासक बनना नहीं चाहता था। इसलिए अंग्रेज़ों और हमारे भारत के 3 नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम, तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना ने तीनों नवाबों की सेना को कुछ ही घंटों के युद्ध में पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। इतिहासकार एडम स्मिथ ने कहा कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, यानी कि जो कार्य प्लासी के युद्ध में पूरे नहीं हुए उन्हें बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों को भारत की ज़मीन से राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया, और अब हिंदुस्तान में उनकी धाक जम गई, वो सर्वोच्च हो गए और अब उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन सारे कारणों से अंग्रेज़ को बहुत फ़ायदा हुआ और अब अंग्रेज़ अपने स्वार्थों के लिए भारत में और आगे बढ़ने के लिए लालायत होने लगे। 18वीं शताब्दी में हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब हो गई और भारत में जो छोटे छोटे जो राजवंश थे वो सारे स्वतंत्र हो गए। मुग़लों की सत्ता कमज़ोर पड़ गई, मुग़लों के दरबार में दलबंदी हो गई, उत्तराधिकार नहीं था और अमीर लोग बट गए। सैयद बंधुओं का षड्यंत्र चल रहा था। मुग़ल शासक कठपुतली शासक हो गए, नाम मात्र के शासक रह गए। इस कारण से मुग़लों की सत्ता कमज़ोर पड़ गई और मुग़लों की सत्ता कमज़ोर पड़ने के कारण जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मराठे उस समय भारत के प्रमुख शक्ति बन गए और मराठों ने हिंदुस्तान की कमान अपने हाथों में ले ली तथा वे राजाओं को सेना उपलब्ध करवाने लगे और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी के अलावा सिखों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि मुग़लों की व्यवस्था का लाभ उठा करके सिख स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
महाराज रणजीत सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की गई। इसके अलावा मैसूर में हैदर अली के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य बनाया गया। राजपूत शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसी व्यवस्था का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने एक एक करके इन भारतीय शक्तियों को पराजित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत हुई और अंग्रेजों की हार हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों का बहुत अपमान हुआ और अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी और हर्जाने के रुपए देने पड़े तथा अपने जीते हुए प्रदेश भी उनको वापस देने पड़े। इसके अलावा दूसरा युद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेज अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, इसलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों में फूट डाल दी और देवगांव, सुरजी अर्जुन गांव और राजघाट की संधि हुई और एक एक करके मराठा, होलकर इनको पराजित कर दिया। इसके बाद मराठों की बची हुई शक्ति को नष्ट करने के लिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसमें मराठों की सारी शक्ति नष्ट हो गई और मराठों के पेशवा को वार्षिक पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया गया। इसके बाद में फिर अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मैसूर में हैदर अली सर्वा शासक था। उनके साथ 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। द्वितीय युद्ध में हैदर अली युद्ध करता मारा गया और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। उसके बाद फिर तृतीय युद्ध हुआ। तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान का पलड़ा बहुत कमज़ोर पड़ गया और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। चतुर्थ युद्ध हुआ, उसमें हैदर अली अंग्रेज़ों की अपमानजनक संधि की शर्तों को स्वीकार नहीं कर सका, वो सहन नहीं कर सका और चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान भी युद्ध करता मारा गया। इस प्रकार मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत की जो बड़ी शक्ति थी मराठे और मैसूर, उन पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद सिखों पर अधिकार किया। सिखों के साथ अंग्रेज़ों के 2 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों को सफलता मिली और अंग्रेज़ों ने सिखों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद में सन 1798 में एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया सन 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल बनकर आया। यह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और उसने भारत में साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक नई चाल चली। इसने सहायक संधि प्रथा शुरू की। सहायक संधि प्रथा एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा लॉर्ड वेलेज़ली ने भारतीय राजाओं को ऐसे मकड़ जाल में फंसाया जो अपने ही जाल में अंदर रह कर के वो अंग्रेजी साम्राज्य में समा गए और अंग्रेज़ों के ऊपर आश्रित हो गए। इस प्रकार से सहायक संधि प्रथा इसने शुरू की। सहायक संधि प्रथा की शर्त ये थी कि इसमें जो भी देशी राजा अंग्रेज़ों के साथ संधि करता था, सहायक संधि के द्वारा उसे अपनी एक सेना, अंग्रेज़ों की एक सेना उसके पास रहती थी जिसका सारा खर्चा देशी राजा को देना पड़ता था और सहायक संधि करने वाले राजाओं को राजा अंग्रेज़ों की आज्ञा के बिना किसी भी देशी राजा के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रख सकते थे।
नंबर 3 बात, प्रत्येक देशी राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था जो राजा के कार्यों पर निगरानी रखता था। इस प्रकार से ये शर्त होती थी और इनको मंजूर करना पड़ता था प्रत्येक राजा को। इसके अलावा ये बात भी थी कि जब कभी भी अंग्रेज़ों को सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो देशी राजा अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे, और जब राजाओं को सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से ये सहायक संधि की गई। हमारे देश के बहुत सारे राजा इन सहायक संधियों के चंगुल में फंस गए और वो अंग्रेज़ों के ऊपर आश्रित हो गए, जिसके कारण उनकी राज व्यवस्था खराब हो गई और इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। कंपनी को एक अपनी सेना रखने के लिए जगह मिल गई और जिसका खर्चा अंग्रेज उठाते थे, इसलिए उनका खर्चा भी कम हो गया और इससे बहुत फ़ायदा हुआ। राजाओं को हानि हुई, राजाओं के ऊपर अतिरिक्त राजस्व का भार हो गया, खर्चे बढ़ गए और बहुत सारे राजाओं के खजाने खाली हो गए, उनके ऊपर आर्थिक भार पड़ गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी लगान को बढ़ाया और लगान को बढ़ाने के कारण वो प्रजा के दोषी हो गए और प्रजा ने बहुत सारी जगह पर विद्रोह कर दिया, आंदोलन हुए, आदि कार्य हुए। तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा साम्राज्य विस्तार का ये तरीका अपनाया गया। सहायक संधि, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये सन 1791 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया और सहायक संधि के द्वारा हमारे देशी राजा अंग्रेज़ों के ऊपर पूर्णतः आश्रित हो गए, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई, वो अंग्रेज़ों की मकर जाल में फंस गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर दूसरा तरीका अपनाया, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और उसने भारत में आकर के अपना नया तरीका अपनाया। उसने गोद निषेध नीति, भारत में गोद निषेध नीति शुरू की। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ये साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और इसने भारत के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक नई चाल चली, वो थी गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति का मतलब है कि जिन राजाओं के कोई संतान नहीं थी उन राजाओं को पुत्र गोद लेने से मना कर दिया गया और उन राजाओं के राज्य को उनकी मृत्यु के बाद में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। इस नियम के द्वारा हमारे भारत के बहुत सारे राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, जैसे झांसी के राज्य को, उदयपुर के राज्य को, सतारा के राज्य को और नागपुर के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे हमारे देशी राजा नाराज हो गए और बहुत सारे राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये कारण सन 1857 की क्रांति का एक कारण बना। गोद निषेध नीति, ये क्वेश्चन भी है, गोद निषेध नीति क्या थी, इसे किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये गोद निषेध नीति लागू की गई। गोद निषेध नीति में ये था कि जिस राजा की संतान नहीं होती थी उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये नीति इन्होंने लागू की और इस नीति के द्वारा झांसी, संबलपुर, नागपुर, सतारा, उदयपुर, करौली आदि रियासतों के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक अलग तरीका और अपनाया गया, कुशासन का आरोप। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया और कुशासन का आरोप लगा करके अवध के साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जबकि नवाब वाजिद अली शाह बहुत योग्य शासक थे, लेकिन उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके उस साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नवाब वाजिद अली शाह वो जनता दिलो जान से चाहती थी, लेकिन अंग्रेज बंगाल पर अवध पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अवध के बारे में उनका कहना था कि ये तो गिलास फल है, किसी दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा, और इसी प्रकार से उन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके अवध के साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से
अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। सहायक संधियों के द्वारा, गोद निषेध नीति के द्वारा, कुशासन का आरोप लगा करके उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। यहाँ पर एक प्रश्न है कि कुशासन का आरोप लगा करके कौन सी रियासत को अंग्रेजी राज्य मिला गया? तो अवध के शासन को। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह बहुत अच्छे योग्य शासक थे। जनता उनको दिलो जान से चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने अवध के साम्राज्य को हड़पने के लिए उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया, जिससे वहाँ की जनता बहुत दुखी हो गई और यह भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। अब आगे हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति जो हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, 1857 की क्रांति। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण थे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण। सामाजिक कारण में यह है कि अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, काले गोरे के आधार पर। हमारे भारतीयों को अच्छे अच्छे होटल और रेस्तरां में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता था। अच्छे अच्छे होटल और रेस्तरां के बाहर लिखा हुआ था कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, तथा रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीयों को यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। इस कारण हमारे भारतीयों ने अपना अपमान समझा, तथा जब कोई अंग्रेज सामने से आता तो हमारे भारतीयों को झुक कर के सलाम करना पड़ता था। इन सारी बातों के कारण हमारे भारतीय लोग बहुत दुखी हो गए और उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई, और यह भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना, सामाजिक कारण। इसके बाद दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति के कारण, उनमें सबसे पहले है सामाजिक कारण, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। सामाजिक कारण। नंबर 2 आर्थिक कारण। नंबर 3 राजनीतिक कारण। नंबर 4 धार्मिक कारण। नंबर 5 सैनिक कारण। नंबर 6 है तात्कालिक कारण। सामाजिक कारण के बारे में आपको बताया मैंने कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे और होटल और रेस्तरां में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता था भारतीयों को। तो ऐसे अपमान को भारतीय सहन नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की योजना सोची। इसके बाद दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये है कि अंग्रेज़ों की दूषित व्यापार नीतियों के कारण हमारे देश के व्यापार धंधे, कुटीरोद्योग धंधे आदि चौपट हो गए। हमारे देश के बड़े बड़े औद्योगिक नगर उजड़ने लगे। हमारा भारत एक कच्चे माल की मंडी बनकर रह गया और यहाँ के कारीगर आदि बेरोजगार हो गए। इस कारण हमारे भारतीयों में असंतोष हो गया तथा अंग्रेज़ों के द्वारा लगान बढ़ा दिए गए और अंग्रेज हमारे धन का ज़्यादा से ज़्यादा निष्कासन करने लगे। इस कारण हमारे भारतीय लोग परेशान हो गए। नंबर 3 राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह है कि अंग्रेज़ों के द्वारा गोद निषेध नीति और कुशासन का आरोप आदि के द्वारा साम्राज्य बढ़ाने से भारतीय राजा महाराजा अंग्रेज़ों से नाराज हो गए। चौथा जो कारण है वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यह है कि अंग्रेज हमारे भारतीय धर्म की निंदा करते थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, हमारे देवी देवताओं की मजाक करते थे तथा हमारे भारतीय धर्म को भ्रष्ट करने की सोचते थे। इस कारण से हमारे भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई। पांचवा है सैनिक कारण। सैनिक कारण में है कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उनके पदोन्नति के अवसर कम थे,
इस कारण भी हमारे भारतीय सैनिक अंग्रेजों से नाराज हो गए तथा उनको कहीं भी तबादला कर दिया जाता था। इसके अलावा छठा जो तात्कालिक कारण, जो प्रमुख कारण बना तात्कालिक कारण, इसमें है कि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की राइफल चलाई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल एनफील्ड राइफल चलाई। इस राइफल को चलाने से पहले इसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इसको चलाने से पहले, कारतूसों को चलाने से पहले उनको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण धर्म भ्रष्ट होने का डर था। इसलिए हमारे भारतीय सैनिकों ने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया। सबसे पहले बैरकपुर की छावनी में, बैरकपुर की छावनी, ये पश्चिम बंगाल में थी। बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने सबसे पहले चलाने से मना कर दिया और बाद में उसके द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। और इसी के साथ भारतीय 1857 की जो क्रांति है, जिसे हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे इसकी शुरुआत बाद में 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। मेरठ से हुई। यह क्रांति योजनाबद्ध तरीके से शुरू की गई थी। इसके प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल के फूल थे। गांव-गांव में साधु और फकीरों के भेष में इसका प्रचार प्रसार किया गया। इस क्रांति में हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये क्रांति बड़े उत्साह के साथ लड़ी गई थी और ये क्रांति संपूर्ण भारत में फैली। क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व, मतलब संपूर्ण भारत की क्रांति का नेतृत्व, भारत की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनके द्वारा किया गया। अब मैं दोबारा एक बार आपको बता दूं, 1857 की क्रांति, इसकी निश्चित जो तारीख थी वो थी 31 मई 1857। शुरू हुई थी ये 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुई थी। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने, जो हमारे देश के अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा इसके प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल इसका प्रतीक चिन्ह था। तो इसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। क्रांति के प्रमुख जो केंद्र थे वो थे झांसी, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 लखनऊ और झांसी, कानपुर, लखनऊ। इसके अलावा बिहार में कुंवर सिंह। तो ये झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में हजरत महल बेगम ने और बिहार में कुंवर सिंह। राजस्थान में इस 1857 की क्रांति का जो प्रसार किया, राजस्थान में तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे ने
1857 की क्रांति हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। ये क्रांति कई कारणों से असफल हो गई, नहीं तो हमारा देश उस समय में आज़ाद हो जाता। आज मैंने आपको इस लेसन में उपनिवेशवादी आक्रमण, उपनिवेशवाद का अर्थ और यूरोपियन कंपनियों की स्थापना के बारे में बताया। इसके साथ ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध तथा भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण और उसके प्रतीक चिन्ह, नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, प्रमुख केंद्र आदि के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो निश्चय ही बहुत अच्छा लगा होगा और यदि कोई शिकायत हो तो आप लिखे हुए मोबाइल नंबर पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप वीडियो को बार बार देखें, आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। धन्यवाद।